हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसओ चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज हमने लिया है 18 सितंबर शिफ्ट 3 का पेपर और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के शिफ्ट का। ये पहला सवाल है, आपको इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। पता है आपको √164 जो होता है ये 80 होता है, 80 का स्क्वायर ही 6400 होता है और -24 से एक आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने बोला था आपको कि 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर और कम से कम 1 से लेके 25 तक का क्यूब आप लोगों को याद रखना है। ये 24 से 1 जो होता है 49 का स्क्वायर होता है। यदि आपको नहीं भी पता है तो आप सोच सकते हैं कि 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500, और ये 2500 से थोड़ा सा कम है और इसका यूनिट डिजिट, सॉरी 50 का स्क्वायर 2500, 2500 से थोड़ा सा कम है और यूनिट डिजिट में 1 है। यानी कि आप बोल सकते हैं ये 49 का स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि 49 का 9 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो यूनिट डिजिट में 1 आएगा और इसमें भी 1 है, तो 49 का स्क्वायर 2401 होता है। ठीक है, तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या बाहर आएगा, √2401 से यह आ जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ठीक है, 80 माइनस 49 क्या होगा, 31, 31/4, 31/4 होता है 7.75। देखिए 31 को आप 28 + 3 में डिवाइड कर सकते हैं मन में ही कि 31 के 28 + 3 है और 28 7 से कट जा रहा है और 3/4 0.75 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है स्क्वायर रूट 5776 माइनस स्क्वायर रूट 4761 इंटू 1/4 का वैल्यू क्या होगा। तो जब आप 5776 देखेंगे तो आपको पता है, जब आप 75 का स्क्वायर बोलते हैं तो मैंने बताया 75 के स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, इस 7 को 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं, मतलब 7 गुना 8 56 लिख देंगे और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो उसका जब स्क्वायर करना हो तो आप सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं कि आगे वाले नंबर को 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। तो मैंने यहाँ 7 को 8 से गुना कर दिया, यानी कि 56 मिल गया और 25 लास्ट में रख देंगे। ठीक है, तो ये 75 का स्क्वायर है और आपको निकालने बोल रहा है 5776। तो आप यदि सोचिएगा 76 के बारे में, तो 76 स्क्वायर कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। तो यानी कि ये जो 5776 दिया हुआ है ये जरूर 76 का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, तो इससे बाहर कितना आ गया, 76 माइनस यहाँ पे है 4761। ठीक है, 4761 की जब बात करेंगे तो 70 का स्क्वायर 4900 होता है ना, तो 70 के स्क्वायर से थोड़ा सा कम है। और जब आप 69 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर के स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट डिजिट एक ही आएगा ना, यानी कि 47 से 61 का ही स्क्वायर रूट 69 रहा होगा, तो इसको 69 लिख देते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 1/4, यहाँ से आ जाएगा 6 1 7, 7/4, 7/4 हो जाएगा 1.75। अच्छा ये गलत है, ये जो है 1/2 है। ठीक है, इंग्लिश में सवाल सही है, 1/2 है, 1/4 नहीं है, तो ये 1/2 यहाँ पर रख लीजिए। तो 7/2 यानी कि 3.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, ए का 40% बराबर है बी के 0.5 के और वो बराबर है सी का 1/4 के। तो ए बी और सी का रेशियो निकालने बोल रहा है आपको। तो ए का 40% होता है क्या, 2/5, यानी कि ए का 2/5 बराबर है बी के 0.5 के, यानी कि b/2 के। 1/2 ही तो 0.5 होता है और ये बराबर है सी के 1/4 के, यानी कि c/4। और यहां से जब आपको ए बी और सी का रेशियो निकालना है तो मैंने आपको बताया इसमें करते क्या है कि इन तीनों नंबर्स को जो आपको दिए हुए हैं इसको, इसके कोफिशिएंट, मतलब जब हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है तो ए बी और सी के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है, दो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक। ठीक है, इसका एलसीएम के बराबर कर लेते हैं। तो 2 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 1 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, इसको 2 के बराबर रख देंगे। ठीक है, जैसे ही ये करेंगे तो हम हर एक वैल्यू को, हर एक टर्म को 2 से इक्वल करके देख लेंगे। यदि 2/5 ए 2 के बराबर हो तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, यदि b/2 2 के बराबर हो तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। और यदि c/4 2 के बराबर हो तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो यहाँ से ए बी सी जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 5:4:8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते अगले सवाल पे। इसमें बोल रहा है कि दो समान कैपेसिटी का बर्तन है और उसमें दूध और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसके बाद दोनों मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाता है। मिले हुए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब यहाँ पे आप देखिएगा
तो दूध और पानी का यहाँ पे जो मिक्सचर है वो 2:3 है और यहाँ पे 3:2 है। ठीक है, ये मान लें कि पहले वाले में 2 लीटर और 3 लीटर है, मतलब 2 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, और दूसरे वाले बर्तन में 3 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। तो दोनों जगह 5 ही लीटर क्वांटिटी है ना, और सवाल में बोल भी रहा है कि दोनों का क्षमता समान है, कैपेसिटी समान है, और जब 2 + 3 को जोड़ रहे हैं तो दोनों जगह से हमें समान ही मिल रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दूध और पानी की क्वांटिटी को जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी इक्वल आ रही है, 2 + 3 5 पहले वाले बर्तन में भी और दूसरे वाले में भी 2 + 3 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली मिल्क और वाटर के रेशियो को जोड़ देंगे। मिल्क पहले वाले में 2 और 3 है और दूसरे वाले में 3 और 2 है। इसको जैसे ही जोड़ेंगे ये 5 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे बर्तन में जहां हमने दोनों को मिलाया था वहां दूध और पानी का अनुपात 5:5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1:1 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 800 है, 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 612 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% की थी तो दूसरी छूट का प्रतिशत कितना था? देखिए, जैसे ही आप इसको मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 800 रुपये का कोई चीज़ था, 2 डिस्काउंट दिया और 612 में बेचा। तो जब 800 की चीज़ पे आप पहला 10% का डिस्काउंट दीजिएगा, क्योंकि आपको पहली छूट पता है, तो 800 में 10% यानी कि 80 का डिस्काउंट दीजिएगा तो चीज़ कितने की हो जाएगी? 72 की हो जाएगी, मतलब 720 की हो जाएगी। 800 में 80 कम हो गया। ठीक है, और एक और छूट देना है हमें, और बेचना कितने में फाइनली? 612 में। यहाँ से बताइए 72 में कितने का छूट देंगे जो 612 हो जाएगा? 108 का। तो यही निकालना है दूसरा छूट कितना है, मतलब 108 720 का कितना परसेंट है? तो 720 का 10% 72 होता है। 720 का यदि 10% 72 है तो 5% 36 होगा, यानी कि 72 और 36 को जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, यानी कि ये जो 108 है ये 15% है। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 108 720 का कितना परसेंट है इंटू 100। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक खुदरा विक्रेता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक रखता है। उसने उस वस्तु को क्रमशः 25% और 10% की छूट दी। यदि उसे 160 रुपये का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? देखिए, हुआ क्या है कि मान लेते हैं कि उस वस्तु का सीपी जो था 100 था, उसने मार्क किया 60% ज़्यादा, यानी कि उसका मार्क प्राइस 160 हो गया। उसने 2 डिस्काउंट दिया, एक 25% का और एक 10% का। ठीक है, हम करते क्या है ऐसे, पहले जो बड़ा वाला परसेंटेज डिस्काउंट है ना उसको देते हैं, मतलब 160 में पहले 25% घटाएंगे। तो 160 का 25% जब कम करेंगे, डिस्काउंट देंगे, तो 160 का 25% यानी कि 1/4 कितना होता है? 40। तो 160 में पहला जो छूट मिला वो 40 का मिला, यानी कि जो प्राइस आ गया वो कितना आ गया? 160 माइनस 40 यानी कि 120। 25% का हमने डिस्काउंट दे दिया। अब जो दूसरा डिस्काउंट देना है 10% का, वो 120 पे देंगे। ठीक है, तो इसका 10% यानी कि 12 का डिस्काउंट दे देंगे, यानी कि 10%। तो 12 120 में जब 12 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में? 108 में। यहाँ से देखिए 100 की चीज को 108 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट ले रहे हैं? 8 रुपये का प्रॉफिट, 8 यूनिट का ले रहे हैं, लेकिन सवाल में इसी 8 यूनिट की वैल्यू 160 दे रखी है। दिया ना, प्रॉफिट 160 का है, तो 8 यूनिट की वैल्यू यदि 160 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। आपसे पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 गुना 20 हो जाएगा, यानी कि 2000। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, x प्लस 2/x इक्वल टू 7 दिया हुआ है और आपको x³ प्लस 8/x³ निकालने बोल रहा है। हम बताए थे इसका फॉर्मूला कि जब भी आपके पास x प्लस 1/x हो, ठीक है, तो ये होता है, यदि x प्लस 1/x a हो तो x³ प्लस 1/x³ जो होता है ये होता है a³ माइनस 7a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो a है वो 7 के बराबर है, तो इन दोनों में 7 तो कॉमन होगा ना। ठीक है, यदि a 7 के बराबर है तो इसका जब क्यूब निकालेंगे तो यहाँ भी दोनों में 7 होगा, यहाँ भी a की जगह भी और यहाँ a की जगह भी 7 कॉमन होगा, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल रहा होगा। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। पहला वाला 7 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा वाला मल्टीपल है, तीसरा वाला मल्टीपल नहीं है और चौथा वाला भी मल्टीपल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो सकता था। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। जब आप इस नंबर को क्यूब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x का क्यूब, मतलब a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो जब आप x प्लस 2/x का क्यूब कीजिएगा तो ये मिलेगा x³ प्लस
2/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/x, ये कट जाएगा और सिर्फ 2 आएगा, और फिर अंदर आएगा x प्लस 2/x जिसकी वैल्यू 7 दे रखी है। ठीक है, यही आपको निकालना है। इक्वल टू कितना जाएगा, 7 का क्यूब, क्योंकि क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे तो 343। ठीक है, तो इसको आप निकाल लीजिए। आपको निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 8 क्यूब, मतलब 2 का क्यूब 8 बटा एक्स क्यूब, और ये हो गया आपका प्लस में 7 दूना 14, 14 या 42 बराबर 343। ठीक है, तो इस 42 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 301 आ जाएगी। 343 माइनस 42 301, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 6 लाख रुपए का एक शैक्षिक निधि है, मतलब कोई फंड है, एजुकेशन फंड 6 लाख रुपए का, और उस पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इस वार्षिक ब्याज का उपयोग 3 छात्रवृत्तियों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब जो 6 लाख रुपए पे जो 9% ब्याज मिल रहा है, उससे जो है 3 लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। पहला और तीसरा स्कॉलरशिप दिया हुआ है 18,000 का और 22,000 का। पूछ रहा है कि दूसरा स्कॉलरशिप कितने का होगा। देखिए 6 लाख रुपए हैं, 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6 लाख का 9%, 9 छक्के 54, यानी कि 54,000 रुपए। ठीक है, यानी कि आपको जो 54,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहे हैं, इसको स्कॉलरशिप के लिए यूज करना है। तो इसमें 2 स्कॉलरशिप दिए हुए, एक 18,000 का, ठीक है, एक 22,000 का। पूछ रहा है तीसरा स्कॉलरशिप या तो दूसरा स्कॉलरशिप कितने का होगा, तो जो बचा है वही होगा। यहाँ से देखिए 18 प्लस 22 40,000 हो गया, बचा कितना, एक्स की वैल्यू 14,000। ठीक है, तो तीसरा स्कॉलरशिप 14,000 का होगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ के 54,000 होना चाहिए, हमारे पास इतने ही पैसे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 14,000। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए कि x को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, और इससे y ब्याज प्राप्त होता है, y रुपया ब्याज प्राप्त होता है। अब y को पुनः 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, और इससे z ब्याज प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि x का जो 10% है, 5% की रेट से 2 साल, यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% मिलेगा, 5 गुना 2, यानी कि जो x का 10% है, ठीक है, जो x का 10% है वो y के बराबर है। यही तो ब्याज है ना, सवाल में दिया हुआ है कि x का 10% जो ब्याज होता है वो y है, और जो दूसरा लाइन बोल रहा है वो बोल रहा है कि y को फिर से हमने इन्वेस्ट कर दिया, और उस पर भी 5% 2 वर्ष के लिए, यानी कि 10% मिल रहा है, 5% गुना 2, तो y का जो 10% है वो z के बराबर है। y का 10% ये बराबर है z के। अब जब आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में देखिएगा कहीं पे भी परसेंटेज नहीं आ रहा है, सिर्फ x y z के टर्म में ऑप्शन है। तो हमें क्या करना होगा, इसका 10% हटाना होगा। तो जब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि z का y इंटू 10% है ये, ठीक है, सेम चीज है, बस पलट के लिख दिया। और ये क्या है, x का, x और मल्टीप्लाई में कंफ्यूज मत होइएगा, x इंटू 10% ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू y। ठीक है, अब यदि इन दोनों को हम गुना करेंगे तो ये 10% और ये 10% कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, x z बराबर वाई स्क्वायर मिल जाएगा। x को z के साथ गुना कर दिया और वाई स्क्वायर गुना हो गया, और 10% दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया इन दोनों को जैसे ही हमने गुना किया। तो क्या ऑप्शन आ गया, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि एक हवाई जहाज 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसे अपने विपरीत दिशाओं में स्थित दो नावों के लिए अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री दिखाई देते हैं, तो दोनों नावों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक हवाई जहाज है जो 300 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, यहाँ पे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पे, तो ये जो हाइट है ये 300 मीटर है, क्योंकि ये जो जहाज है वो यहाँ पे है। अब जहाज से जब देखा जाता है दोनों तरफ नाव चल रहे हैं, तो इस नाव का जो एंगल है वो 45 डिग्री का है, और जो दूसरा नाव है उसका एंगल 30 डिग्री का है। अवनमन कोण की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर से जो देखा जा रहा है उसका एंगल। आप लोगों को बताया था मैंने, अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ
डिप्रेशन मतलब कोई चीज ऊपर से देखा जा रहा है तो क्या एंगल बन रहा है, तो ये जो ऊपर से देखने की हम बात करें मतलब यहां से देख रहे हैं तो एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग बनता है। तो यहां से जब देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री बना रहा है और ये 45 डिग्री बनाना है। सवाल का मतलब यही है, सवाल यही कहना चाह रहा है। तो ये यदि 30 है तो ये भी तो 30 हो जाएगा ना, और ये यदि 45 है तो ये भी तो 45 हो जाएगा ना। ठीक है, आते हैं अब सवाल पे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको निकालने जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि दोनों नावों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो जब हम 45 डिग्री का बात करते हैं, मैंने बताया है 45 डिग्री का परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 300 मीटर है तो इसके बेस में भी 300 मीटर होगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो 300 मीटर होगा ना। ठीक है, तो एक तरफ का बेस हो गया 300 मीटर। अब दूसरे तरफ से जब हम देखते हैं, जब एंगल 30 डिग्री है तो मैंने बताया है कि जब भी टेन 30 की बात करेंगे, टेन 30 होता है 1/√3, मतलब इसका परपेंडिकुलर एक होगा तो बेस √3 होगा। तो यहाँ पे यदि परपेंडिकुलर में एक की वैल्यू 300 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका बेस कितना हो जाएगा 300√3। ठीक है, तो दोनों नावों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा यहां से यहां तक। ठीक है, ये पहला नाव है और ये दूसरा नाव है, तो दोनों नावों के बीच का डिस्टेंस 300 प्लस 300√3। ऑप्शन नंबर डी, 300 प्लस 300√3, यही है ना। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक 1.6 मीटर ऊंची प्रतिमा एक चबूतरे यानी कि आधार के ऊपर स्थापित है। भूमि पे स्थित एक बिंदु से प्रतिमा का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जबकि उसी बिंदु से चबूतरे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। देखिए, सवाल ये कह रहा है कि जमीन पे कहीं पे भी एक चबूतरा है कोई, मतलब एक ऊंची जगह है, मान लेते हैं ये कोई ऊंची जगह है जमीन पे। ठीक है, और इसी के ऊपर एक स्टेचू है, ये कोई स्टेचू है, और स्टेचू का आपको हाइट दिया हुआ है 1.6 मीटर, यानी कि ये जो स्टेचू है इसका हाइट है 1.6 मीटर, यहां से यहां तक। ठीक है, आगे बोल रहा है कि भूमि पे स्थित एक बिंदु से प्रतिमा के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जबकि उसी बिंदु से चबूतरे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये जमीन पे कि कोई भी एक पॉइंट से जब हम देख रहे हैं इस प्रतिमा के शीर्ष को, तो जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, और जब हम स्टेचू पे देख रहे हैं तो स्टेचू पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। ये छोटा वाला एंगल 45 का है और बड़ा वाला एंगल 60 का है। ठीक है, तो यहाँ दो अलग अलग ट्रायंगल बने, और जब दोनों जगह हम टेन को कंपेयर करेंगे, टेन थीटा एक जगह 60 है एक जगह 45 है, तो हमें पता है कि जो टेन 45 होता है वो 1/1 होता है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होगा 1/1। और जब टेन 60 का बात करेंगे, टेन 60 होता है √3/1। ठीक है, अब इस दोनों ट्रायंगल के लिए देखिएगा कि आप दोनों जगह बेस क्या है, सेम ही है ना, और यहाँ पे भी दोनों जगह बेस सेम है, एक और एक, दोनों जगह बेस सेम है। तो इसको हम एक मान सकते हैं सिंपली। टेन 45 के लिए जो हमारा हाइट है यानी कि परपेंडिकुलर है वो एक है, तो ये वाली वैल्यू एक हो जाएगी, एक यूनिट के बराबर। और टेन 60 के लिए जो हमारा हाइट है यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो √3 है, यानी कि ये पूरी वैल्यू √3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से आप देखिए जो 1.6 मीटर जो सवाल में दिया हुआ है ये क्या है, √3 - 1 ही है ना। ठीक है, ये पूरी की वैल्यू √3 है, सॉरी ये पूरा हाइट √3 है, और ये आधार का जो हाइट है वो 1 यूनिट है। तो प्रतिमा का हाइट हाइट कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, और इसी √3 - 1 का वैल्यू तो 1.6 मीटर है ना, यानी कि है √3 - 1, और √3 - 1 का वैल्यू है 1.6 मीटर। इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा सा, √3 - 1 है 1.6 मीटर। आपको निकालने बोला है चबूतरे की ऊंचाई, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालने बोले। चबूतरे की ऊंचाई तो 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 बट्टा √3 - 1। ठीक है, ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ऊपर √3 + 1 से गुना कर देंगे, भी नीचे भी √3 + 1 से गुना कर देंगे, तो नीचे हो जाएगा √3 - 1 √3 + 1, यानी कि a - b a + b, तो यह आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि चबूतरे की हाइट कितनी निकल जाएगी, तो 1.6 बटा 2 यानी कि 0.8 और इंटू √3 + 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक
खोखला अर्धगोलाकार है, मतलब एक होलो हेमिस्फीयर है जिसका आउटर और इनर रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। आपको बोल रहा है कि इसको बनाने में जितने धातु लगे होंगे उसका आयतन क्या होगा, मतलब आपको जो है इस होलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने ही बोल रहा है कि जो होलो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको पहले ये पता है कि जो हेमिस्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, और जो होलो हेमिस्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटर रेडियस है वो 14 है और जो इनर रेडियस है वो 7 है, तो दोनों का जो वैल्यू यहाँ रख देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई की जगह पे 22/7 और गुना आर क्यूब यानी कि 14 का क्यूब और छोटी आर क्यूब मतलब 7 का क्यूब, तो दोनों जगह से 7 का क्यूब कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 2 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1 होता क्या है, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, तो आप इसको काट सकते हैं 7 को 7 से। अब आपके पास जो बचा वो बचा 44/3 गुना 7 का क्यूब 343। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, जब हम 343 का बात करेंगे तो 343 3 से 342 कट जाएगा, एक बचेगा। लेकिन हम वो भी नहीं करेंगे, हमको सवाल को बहुत ही सिंपल बनाना है, तो इस 343 को आप मन में ही लिख सकते हैं, हम आपको लिख के समझा रहे हैं लेकिन ये काम आप मन में ही कर सकते हैं। 343 को लिखा लिखा जा सकता है 300 प्लस 43। ठीक है, इतना काम आप वर्बली ही कर सकते हैं कि 343 को मैंने 300 और 43 मान लिया। जब हम इस 3 से काटेंगे 300 को, ठीक है, तो 100 बार में कटेगा और 43 को काटेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग, 14.33, 14×3 = 42। ठीक है, अब जो आपका आंसर है वो 44 गुना 100 और प्लस 44 गुना 14.33 यही निकालना आपको। तो जैसे ही आप 44 गुना 100 कीजिएगा तो जो मिलेगा वो मिलेगा 4400, प्लस जब आप 44 गुना 14.33 देखिएगा तो 44 गुना 10 क्या होता है 440, 44 गुना 10 यदि 440 होता है तो 440 का फिर दोगुना कर देंगे यानी कि 660 से कम हो जाएगा, क्योंकि 44 गुना 15 निकालने बोल रहा है ना, तो 44 गुना 10 440, तो 44 गुना 15 660, यानी कि ये जो आंसर आएगा 4400 प्लस 660 से कम आएगा। ठीक है, तो 4400 प्लस 660 से कम यानी कि कितना 5060 से कम, ऑप्शन नंबर बी। ये काम आप भरबली भी कर सकते थे। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक समकोण वृत्तीय शंकु है, मतलब राइट सर्कुलर कोन है, और उसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन से एक छोटा शंकु और एक शंकुखंड यानी कि फ्रस्टम बनता है। यदि शंकुखंड और छोटे शंकु के आयतनों का अनुपात 7:1 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो आप इसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए मार देंगे, वहां मैंने डिटेल में बताया कि ये कैसे, ये जो शंकुखंड होता है इसे हम कैसे वॉल्यूम और हाइट का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। यदि शंकु की बात करें तो एक शंकु बना लेते हैं एबीसी, एक कोण बनाया हमने एबीसी और इसमें बीसी के समानांतर एक कट लगाया गया है, तो मान लेते हैं कट यहाँ पे लगाया गया डी ई। ठीक है, तो यहाँ से दो शंकु बना, एक छोटा वाला एडी और एक बड़ा वाला एबीसी, तो दोनों शंकु एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ये तो पता चल रहा है। यदि दोनों शंकु एक दूसरे के सिमिलर होंगे तो इनके जो हाइट का रेशियो होगा, मान लेते हैं इसका हाइट h1 है छोटे वाले शंकु का और बड़े वाले शंकु का हाइट जो है वो h2 है। ठीक है, तो इनका जो हाइट का रेशियो होगा इसका क्यूब इसके वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। छोटे वाले शंकु और बड़े वाले शंकु का वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, छोटे वाले शंकु का हो जाएगा h1 का क्यूब और बड़े वाले शंकु का h2 का क्यूब। ठीक है, अब आपको सवाल में दे रखा है जो फ्रस्ट्रम है, जो शंकु खंड है, उसका वॉल्यूम और छोटे वाले शंकु का वॉल्यूम का रेशियो 7:1। ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम 7 है और इसका वॉल्यूम 1 है, तो पूरे शंकु का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7 + 1 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि H2 का क्यूब कितना हो जाएगा, यही है ना बड़े वाले शंकु का वॉल्यूम 8 और छोटे वाले शंकु का वॉल्यूम 1, यानी कि H1 का क्यूब और H2 का क्यूब कितना आ गया 8 आ गया, 1:8। अब देखिए यहां से जब हम बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं, जब यहां से बात करेंगे H1 और H2 का क्यूब दिया हुआ है 1:8, तो हम बोल सकते हैं H1 और H2 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। यानी कि छोटे वाले शंकु का हाइट यदि 1 है तो बड़े वाले शंकु का हाइट 2 है। ठीक है, यदि ये हाइट 1 है, ये हाइट 2 है, तो ये भी तो हाइट 1 हो जाएगा ना। तो आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि शंकुखंड यानी कि ये वाला, इसका ऊंचाई और छोटे वाले शंकु का ऊंचाई
क्या हो जाएगा इसका अनुपात? तो 1:1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि यदि समषष्ठभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागन की साइड को दोगुना कर दिया जाए तो उसके एरिया पे क्या चेंज आएगा? तो जब हम समषष्ठभुज के एरिया का बात करते हैं तो उसका एरिया होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि ए का स्क्वायर है यहाँ पे, तो जैसे ही आप ए को दोगुना कीजिएगा तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एरिया 4 गुना? ऑप्शन नंबर सी, क्वाड्रप्ड, 4 गुना। अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक बेलनाकार भंडारण पात्र है, मतलब सिलेंड्रिकल स्टोरेज कंटेनर है, और उसका बेस का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर, मतलब सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, और बोला इसे ऐसे खंडों में विभाजित किया जाता है जिनकी ऊंचाई एक समांतर श्रेणी बनाती है। सबसे नीचे वाले खंड की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तथा सबसे ऊंचे वाली खंड की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि कुल 5 खंड है तो पात्र का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का सवाल पिछले वाले शिफ्ट में था, लेकिन वहां पे सिलेंडर के जगह पे पिरामिड दिया हुआ था, सॉरी प्रिज्म दिया हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ भी वैसे ही बना सकते हैं। यहाँ देखिए हम कर क्या सकते हैं कि हमें निकालना क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम, और जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच की बात करेंगे तो हमें आर पता है, एच पता नहीं है। एच अलग अलग टुकड़ों में दिया हुआ है। जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो 2 सेंटीमीटर का है, जो सबसे बड़ा टुकड़ा है वो 10 सेंटीमीटर का है, और टोटल कितने टुकड़े हैं? 5 टुकड़े। सारा चीज सवाल में दिया हुआ है। तो या तो आप अरिथमेटिक लगा लीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या तो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि यदि कोई नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मैंने बताया था कि उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म डिवाइडेड बाय 2। आपके पास पहला टर्म है, पहला हाइट 2 है और आखिरी हाइट 10 है, तो इसका एवरेज निकालिएगा तो 2 + 10/2, यानी कि जो हाइट आएगा एवरेज वो 6 आएगा। और ऐसे ऐसे कितने टुकड़े हैं? 5 टुकड़े, यानी कि टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30, यानी कि एच की भी वैल्यू पता चल गई। अब हम यहाँ पे रख लेते हैं, पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और एच है 30। यहाँ से जब आप करेंगे पाई बटा मतलब 22/7 3.14, और गुना 9 × 30 270। ठीक है, तो जब आप इस 270 को देखिएगा तो 270 × 3 810 के राउंड जाना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि इस 3.14 को आप लिख सकते हैं 3 + 0.14, मन में ही लिखने की जरूरत है, इसको मन में ही आप करके देखिएगा तो 270 × 3 कितना दे देगा? 810 दे देगा। अब 270 का ये 0.14, यानी कि 270 का 14% निकालना है, तो 270 का 10% 27 हो जाएगा। 810 में 27 जोड़िएगा और प्लस समथिंग, मतलब 850 से कम आएगा, ये भी आपको दिख रहा है, और 810 तो आ ही गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। आप अप्रोक्स में कैलकुलेशन करना सीखिए। यहाँ से 3 × 270 810, ये क्लियर है कि वैल्यू 810 से ज़्यादा होगी, और 0.14 × 270 यानी कि 270 का 14%। ठीक है, तो 270 का 10% जो होगा वो 27 होगा ना। ठीक है, तो 810 पहले ही निकाल लिया, प्लस 27 यानी कि 837, 837 प्लस समथिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। मैंने बताया था स्लोप निकालने के लिए हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, y = mx + c। तो यहाँ पे जब आप y को अकेला कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 4y बराबर -7x + 8। यहाँ से हो जाएगा y बराबर -7/4 x + 8/4 यानी कि 2। अब यहाँ देखिए जो स्लोप होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, यही स्लोप m होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -7/4, तो स्लोप कितना हो जाएगा? -7/4, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि किसी भी बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पे लिए गए बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए कोई भी, जब हम पॉलीगन की बात करेंगे तो उसका जो टोटल आउटर एंगल होता है उसका सम होता है 360 डिग्री। यदि नहीं समझ में आए कोई भी सवाल तो उसको आप लोग जो ट्राई कीजिए वो सबसे छोटे वाले फिगर पर ट्राई कीजिए। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है? सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, या ट्रायंगल बोल लीजिए, सबसे छोटा पॉलीगन है। ठीक है, तो इस पे जब आप ट्राई कीजिएगा आपको निकालना है कि आउटर एंगल का सम, मतलब टोटल जो बाह्य कोण होंगे उसका सम कितना होगा। तो यदि इस एंगल की बात करें x1, इस एंगल की बात करें x1, इस एंगल की बात करें x2, और इस एंगल की बात करें तो x3, यही आउटर एंगल होगा ना। अब जब ये देखेंगे आप कि ये पूरा एंगल 180 होता है, ये भी पूरा 180 होता है, ये भी पूरा 180 होता है, तो टोटल 180 180 180 540 होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ आउटर एंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए ट्रायंगल का एंगल हम लोग घटाएंगे, जो ट्रायंगल के अंदर का एंगल है, मतलब ये वाला माइनस कर देंगे, ये तीनों माइनस कर देंगे, और ट्रायंगल का तीनों इंटरनल एंगल 180 होगा ना।
तो 540 में से 180 माइनस करके देख लेंगे कितना आ रहा है, 360। ठीक है, तो ये देखने का तरीका है। जब आपको पता नहीं हो तो आप कोई भी चीज़ जब ट्राई कीजिएगा तो छोटे वाले फिगर पे ट्राई कीजिए। सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल होता है, आप ट्रायंगल पे चेक कर सकते थे। वैसे तो ये आपको याद रहना चाहिए कि कोई भी पॉलीगन का जो टोटल आउटर एंगल होता है वो 360 होता है। सम ऑफ टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में माध्यिका एडी, बी और सीएफ केंद्रक जी पे प्रतिच्छेद करती है, और यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम सवाल किसी शिफ्ट में पूछा गया था, डिट्टो वही सवाल यहाँ पे दिया है। यहाँ पे करेंगे क्या, एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया हमने एबीसी। अब इसमें मीडियन खींचते हैं। यदि ए से हम मीडियन खींचे एडी, तो मीडियन सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, ये तो हमें पता है। लेकिन इस एरिया को भी दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब जो एरिया एबीसी का था अब एरिया को भी बराबर बांट देगा, मतलब एबीडी का एरिया और एडीसी का एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहां से खींचा बीई दूसरा मीडियन, तीसरा हमने खींचा सीएफ। ठीक है, ये जो मीडियंस है ये जहां मिलती है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, और सवाल में दिया हुआ भी है जी। यहाँ पे जब देखिएगा तो 6 टुकड़े बन रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे। मीडियंस जो होती है 6 इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है ट्रायंगल को, यानी कि हर एक पार्ट का एरिया इक्वल हो जाएगा। ये एक, ये भी 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 एक। टोटल कितने पार्ट बन रहे हैं, 6 पार्ट बन रहे हैं। तो 6 पार्ट का एरिया 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो एक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 6 पार्ट का एरिया 60 सेंटीमीटर, तो एक पार्ट का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालने बोल रहा है ट्रायंगल जीबीसी। तो जीबीसी की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक प्लस एक, ये दो यूनिट आएगा, दो एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यदि एक यूनिट का एरिया 10 सेंटीमीटर आया है तो दो यूनिट का एरिया यानी कि ट्रायंगल जीबीसी का एरिया कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें रूट अंडर 5 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स और बटा रूट अंडर 5 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 5 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 3 छूट रहा है, ये 3 लिख लीजिएगा, इक्वल टू 3 है। तो एक्स का वैल्यू निकालना आपको। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 5 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 3 रूट अंडर 5 प्लस एक्स माइनस 3 रूट अंडर 5 माइनस एक्स के। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 3 रूट अंडर 5 प्लस एक्स और माइनस रूट अंडर 5 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 2 रूट अंडर 5 प्लस एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4 रूट अंडर 5 माइनस एक्स। यहाँ से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 प्लस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने तो 5 प्लस एक्स बराबर 4 5 माइनस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, पंचों के 20 और 5 यानी कि 3x बराबर आ जाएगा आपका 15। x बराबर कितना आ गया, 5, ऑप्शन नंबर, सॉरी 3x बराबर 15, 4x, सॉरी 5x बराबर 15 आएगा। ठीक है, ये गलती कर दिया मैंने, ये x और ये माइनस 4x एक तरफ जाके जुटेगा तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x बराबर 15 यानी कि x इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 2:1 है, इस रेशियो में है, और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसका लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। और आपसे पूछ रहा है जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, मतलब इस एक की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आपको फॉर्मूला पता है कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी स्क्वायर इक्वल टू, डी क्या है यहाँ पे, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, डी स्क्वायर इक्वल टू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों के रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसका स्क्वायर। यहाँ पे जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे, दिया हुआ है दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 100 बराबर R1 माइनस R2 यानी कि 2 माइनस 1, तो इसको 2x और 1x मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमने कि बड़ा वाला जो रेडियस है वो 2x है और जो छोटा वाला रेडियस R2 है वो x है। तो यहाँ से 2x माइनस एक्स यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 यानी कि एक्स इक्वल टू 6 आ जाएगा। हमें यही तो निकालना था ना कि जो छोटा वाला रेडियस है यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 6 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। आप इसको सिंपली ये भी सोच सकते थे
कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ट्रिपलेट पूरा करना होता है। तो ट्रिपलेट की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास दो साइड है, ठीक है, और जो सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो वो 10 दिया हुआ है और जो दूसरा साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 8 है। तो बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा ना। आप ऐसे भी देख सकते थे। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल का जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, उसकी एक जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका कोड है जीवा, और जो कोड है वो सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर है, ये भी दिया हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री, और इसका रेडियस भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल में बोलते हैं कि ये 6 है, ये 8 है, तो ये सॉरी ये 6 और 10 है, तो ये 8 हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये यदि 8 होगा तो पूरा डिस्टेंस 16 हो जाएगा जीवा का, क्योंकि जब सेंटर से हम जीवा पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बराबर भागों में बांटती है ना, और एक भाग यदि 8 है तो पूरा भाग 16, यानी कि जो जीवा यानी कि कोड है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 16। आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, यहाँ पे बोल रहा है कि टेन ए प्लस कोट इक्वल टू 4 है और टेन ए इंटू कोट इक्वल टू 1 है, जो कि हमें पता ही होता है, इसकी जरूरत नहीं है, ये हमें पता ही है। और टेन ए स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो सेक स्क्वायर ए होता क्या है, होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो होता है। तो आपको निकालना जो है वो है 2 टेन स्क्वायर ए प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। और आपको जो दिया है वो दिया है टेन ए प्लस कोट ए इक्वल टू 4। तो टेन ए कोट ए को आप लिख सकते हैं 1/10 इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 4 टेन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए माइनस 4 टेन है प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको स्क्वायर के फॉर्म में यदि हम डालना चाहें, यदि इसको स्क्वायर बनाना चाहें, तो स्क्वायर जब बनाएंगे तो हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि इसको 2ab माने तो हमें 2 का स्क्वायर 4 चाहिए था। तो हम इसको 4 यदि बना लेते हैं, मतलब एक में क्या जोड़ेंगे कि 4 हो जाए, तो 3 जोड़ना होगा, तो हमने इसको बना लिया 4। तो यदि 3 जोड़ा तो इधर भी तो 3 जोड़ना होगा, तो इधर क्या वैल्यू हो जाएगी, 3। अब देखिए स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर बनेगा तो इसको लिख सकते हैं 10 ए माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाइए, और इक्वल टू कितना है 3। तो यहाँ से 10 ए आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 10 ए कितना हो गया आपका, 10 ए आ गया √3 प्लस 2, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो √3 हो जाएगा, और -2 उधर जाएगा तो +2। तो 10 ए की वैल्यू यहाँ से आ गई √3 प्लस 2, यहाँ पर रख देंगे। तो जब √3 प्लस 2 की वैल्यू रखेंगे आप 10 ए की वैल्यू, तो यहाँ रखिए, तो √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस दो दो गुना 2 यानी कि 4√3 और प्लस 1, ये 3 गुना 2 5, 5 गुना 2, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, एक सेकेंड, ठीक है। 10 ए की वैल्यू आपके पास √3 प्लस 2 है, और आपको निकालना है 2 10 स्क्वायर प्लस ए। तो 10 स्क्वायर के जगह पे यदि 10 ए की जगह पे √3 प्लस 2 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 √3 यानी कि 4√3 और प्लस 1, यही निकालना है आपको। तो यहाँ से 4 3 7, 7 गुना 2 14, और ये 15 हो जाएगा 15 प्लस 8√3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। यहाँ आपको बोला है साइन इक्वल टू 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कोसे का वैल्यू निकालना है। देखिए जो ट्रिपलेट होता है, एक चीज आपको और याद रखना है कि 2x, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक ट्रिपलेट नंबर होता है। मतलब x के जगह पे आप कुछ भी रखिएगा तो ये तीनों जो होंगे ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। x के जगह पे कुछ भी रखिए तो ये एक ट्रिपलेट नंबर बनते हैं, बस जीरो छोड़ के जीरो नहीं रखना है। तो यदि ये ट्रिपलेट हैं और इसमें जो सबसे बड़ा वाला होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी कि ये h होगा, तो इन दोनों में से कोई परपेंडिकुलर और दूसरा बेस होगा। अब यहाँ पे जब आप इस सवाल से कंपेयर कीजिएगा, तो ये तो हमें दिख रहा है कि हाइपोटेनस है, क्योंकि साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर है p। तो कोस ए क्या हो जाएगा, तो बेस जो बचा हुआ है वो वाला होगा ना, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो बेस हो जाएगा कोस ए होता है
बेस बटा हाइपोटेनस, बेस हमारा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, सेम सवाल है। जब इस 0.25 का क्यूब और 0.05 का क्यूब के फॉर्म में इसको बनाना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 0.5 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 0.25 का क्यूब, 0.5 को इससे लिख सकते हैं ना, मतलब 2 इंटू 0.25 यही तो 0.5 होगा, प्लस 0.1 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 0.05 का होल क्यूब। अब देखिए, जब हम इस टर्म की बात करेंगे 0.25 का होल क्यूब और यहाँ पे 0.05 का होल क्यूब, तो इसके जैसा है ना, दोनों क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। कब कैंसिल आउट होगा? जब इससे हम 2 का क्यूब बाहर निकाल लेंगे, तो ये 2 का क्यूब दोनों जगह से बाहर निकाल लेंगे तो सेम हो जाएगा ऊपर नीचे। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे सेम बना लिया तो कैंसिल आउट हो गया, और हमारा जो इधर नीचे कॉमन निकला ये 2 का क्यूब निकला, यानी कि 1/8, और 1/8 होता कितना है 0.125, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। यहां भी सेम चीज करना है हमें। यहाँ पे दिया हुआ है 0.05 का क्यूब और यहाँ पे दिया हुआ है 0.025 का क्यूब। तो यदि हम देखिए, पहले पूरा सवाल आपको लिख के समझा देते हैं। इस 0.05 की बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.025 इंटू 2 का क्यूब है ये, प्लस में 0.005 इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 0.0025, कोई दिक्कत है, का क्यूब। अब नीचे जो हमारा टर्म है डिवाइडेड बाय 0.25 है तो इसको लिख सकते हैं क्या हम 10 गुना 0.025, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है ना, इसका क्यूब, प्लस ये 0.025 में यदि हम 10 कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 10 गुना 0.0025 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जैसे ही आप ऊपर से 2 का क्यूब कॉमन लीजिएगा, ठीक है, ये 2 का क्यूब आप यहाँ से और 2 का क्यूब यहाँ से, मतलब पूरा 2 का क्यूब कॉमन ले लीजिएगा और नीचे से 10 का क्यूब कॉमन ले लीजिएगा, तो ऊपर और नीचे सेम चीज बचेगा, मतलब यहाँ पे भी बचेगा 0.05 का क्यूब और यहाँ पे भी 0.025 का क्यूब, यहाँ पे 0.0025 का क्यूब, यहाँ पे 0.0025 का क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने कॉमन क्या लिया, 2 का क्यूब बटा में 10 का क्यूब, यानी कि 1/5 का क्यूब और 1/5 का क्यूब, यानी कि 1/125 हो जाएगा ये, 1/125, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।